Hello my friends, I hope you all are doing well. In our today's session, we will be studying thermodynamics along with heat transfer. So in lecture 1, we will be only focusing on the thermodynamics, and in lecture 2, we will be talking about heat transfer. Okay, thermodynamics is something related to thermal. ओके थर्मल मीन्स टेम्परेचर. सो टेम्परेचर से जो भी रिलेटेड है वो आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, है ना. सो what exactly thermodynamics is? So thermodynamics ये क्या करता है पता है? It deals with the concept of heat and temperature and interconversion and the interconversion of heat and other forms of energy. मतलब हम लोग यहाँ पे ना सिर्फ हीट एंड टेम्परेचर के बारे में फोकस करने वाले हैं, तो हम और भी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन कैसे होता है थर्मोडायनामिक लेवल पे. तो ये बेसिक सिंपल सा थर्मोडायनामिक का डेफिनेशन हो गया. बट थर्मोडायनामिक्स को अच्छे से समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों को डिफाइन करना पड़ता है, जैसे कि है सिस्टम, देन है सराउंडिंग, देन है बाउंड्री. ये क्या होती है ना, ये चीज़ें अभी आप समझो. मान के चलो कि मैं सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री आपके लिए डिफाइन करने वाला हूँ. सिस्टम इज एनीथिंग दैट आई वांटेड टू बी. ध्यान से सुनो, सिस्टम इज एनीथिंग दैट आई वांटेड टू बी. फॉर एग्जांपल अभी मैं अगर क्लासरूम में बैठा हूँ और क्लासरूम को अपना सिस्टम कंसिडर किया, हाँ, तो वो मेरे लिए सिस्टम हो गया. मैंने क्यों किसी चीज़ को सिस्टम कंसिडर किया है? ताकि मुझे स्टडी करना ईजी हो जाए. तो क्लासरूम के बाहर जो भी चीज़ें हैं, आई जस्ट डोंट केयर अबाउट देम, बराबर ना. तो मैं उनके बारे में नहीं सोचूंगा. मैंने अपनी सोच को लिमिटेड कर दिया है ताकि मुझे चीज़ें सिंप्लीफाइड लगे. नाउ यू हैव कप ऑफ कॉफ़ी इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, तो तुम्हारे पास कॉफ़ी का मग है एंड इस मग को तुम लोगों ने सिस्टम की तरह कंसिडर किया है. सो दैट मीन्स ये हुआ तुम्हारा सिस्टम. तो कॉफ़ी का मग छोड़ के बाकी जो भी चीज़ें हैं, यू आर बेसिकली गोइंग टू इग्नोर दिस थिंग्स. याद रखो ये चीज़. तो इग्नोर क्यों कर रहे हैं? ताकि ये कप के ऊपर हमारा फोकस रह सके. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? नाउ लेट्स सी इसको सिस्टमैटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें. तो यूजुअली जिसको मैं कंसिडर करता हूँ अंदर, वो होता है सिस्टम. ओके, ये सिस्टम की कोई लिमिट नहीं है. तुम्हें जितना बड़ा चाहिए उतना सिस्टम कंसिडर करो, जितना छोटा चाहिए उतना कंसिडर करो. ये जो सिस्टम के बाहर की तरफ तुमको दिख रहा है ना, उसके बेसिकली वॉल्स, उसको हम बोलते हैं बाउंड्री. तो फॉर एग्जांपल अभी हम लोग क्लास के बारे में बात कर रहे थे, तो क्लासेस के जो वॉल्स हुए वो अपनी बाउंड्री हुई. क्लास के अंदर का जो भी सेक्शन हुआ, जो भी स्टूडेंट बैठे हैं, जो भी एयर है, सारा सिस्टम के अंदर आता है. बट क्लासेस के वॉल कैसे तरह क्रिएट करोगे? बाउंड्री की तरह. और बाउंड्री को छोड़ के बाहर जो होगा, दैट वुड बी नथिंग बट आवर सराउंडिंग. नाउ इंटरेस्टिंगली, इफ यू कंबाइन these three things together, that is, if we combine system, then if we combine it with boundary, and if we combine it with surrounding, we get something what we call as universe. समझ रहे हो? तो यूनिवर्स में से कोई भी एक चीज़ निकाल दोगे तो वो यूनिवर्स नहीं रहेगा. यूनिवर्स मतलब टोटल, पूरा जितना भी वोल है वो सोच रहा हो. तो थर्मोडायनामिक्स कोई भी छोटा सा कंसेप्ट नहीं है. हम लोग इन डिटेल में जाते हैं, इन डेप्थ में जाते हैं, एंड पूरे साथ ही साथ हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे भी सोचते हैं एंड एकदम हाई लेवल पे भी सोचते हैं, जैसे कि यूनिवर्स. सो इट इज़ बेसिकली कनेक्शन बिटवीन दीज टू थिंग्स, राइट. अभी देखो, थर्मोडायनेमिक्स के लिए तो मैंने ये सारी चीज़ें आपके लिए डिफाइन कर दी. अभी अलग अलग टाइप के सिस्टम्स अवेलेबल होते हैं. जैसे कि पहला सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम.
तो ओपन सिस्टम में क्या क्या एक्सचेंज होता है देखो, उसमें एक्सचेंज होता है मैटर एज वेल एज एनर्जी. सो मैटर एंड एनर्जी, सो आई कैन से उसमें एक्सचेंज होता है मैटर एंड एनर्जी. सो मैटर एंड एनर्जी एक्सचेंज. तो अभी क्या होता है, मतलब देखो, समझो ये मेरा सिस्टम है जो मैंने बनाया है यहाँ पे. तो इसके अंदर बाहर से कोई भी चीज़ आ सकती है, मास आ सकता है, एंड वो अंदर से बाहर भी जा सकता है. तो मैटर एक्सचेंज हो रहा है ना, अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है. जस्ट लाइक दैट इसके अंदर एनर्जी भी अंदर आ सकती है एंड एनर्जी भी बाहर जा सकती है. तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर मैटर एज वेल एज एनर्जी एक्सचेंज होती है उसको हम लोग बोलते हैं ओपन सिस्टम. ओके, सो बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम इज टर्बाइन. अभी टर्बाइन क्या होता है, टर्बाइन ना हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ करते हैं. सो बेसिकली टर्बाइन में कैसे होते हैं, फैंस होते हैं, फैंस बोलने से बेटर है ब्लेड्स होते हैं ऐसे शेप में. ओके, अलग अलग, और रोटर होता है. कैन सी व्हाट आई एम डूइंग, ये गोल रोटर होगा और यहाँ पे ब्लेड्स होंगे डिफरेंट शेप के. अभी होगा क्या कि यहाँ से स्टीम इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी. तो जैसे ही इसके ऊपर स्टीम स्ट्राइक करती है तो ये गोल गोल घूमना चालू हो जाएगा क्योंकि फुल फोर्स से आएगी ना स्टीम. तो जैसे स्टीम इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी ये गोल घूमेगा, इस गोल घूमने की वजह से जनरेटर घूमेगा, जनरेटर की वजह से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. तो अभी देखोगे तो ये जो स्ट्रीम एंटर कर रही है वो किधर ना किधर एग्जिट तो करेगी ना. और स्टीम को क्या होता है, मास होता है. तो क्या मेरा मैटर एक्सचेंज हो रहा है, हाँ मैटर अंदर आ रहा है, मैटर बाहर जा रहा है. साथ ही साथ थर्मोडायनामिक एक्सचेंज भी होते हैं क्योंकि स्टीम जब आती है तो वो हॉट होती है, जब जाते जाते वो बाहर निकलती है तो उसका कुछ टेम्परेचर लॉस भी हो जाता है. तो दैट मीन्स एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हीट भी एक्सचेंज हुआ. और अगर ये एनर्जी नहीं कंसिडर करना है तो अरे भाई तूने तो अभी टर्बाइन को घुमाया तो कौन से टाइप का एनर्जी मिला, काइनेटिक एनर्जी. तो ये भी एक टाइप का एक्सचेंज ही हुआ ना, कि तुम लोगों ने स्टीम की काइनेटिक एनर्जी को टर्बाइन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो एनर्जी भी तो एक्सचेंज हो रहा है. तो ओपन सिस्टम में बेस्ट एग्जांपल इज अ टर्बाइन. और एक एग्जांपल है ओपन सिस्टम में विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, इट इज़ अवर ह्यूमन बॉडी. ओके, अभी ह्यूमन बॉडी एग्जांपल कैसा, सर एनर्जी एक्सचेंज तो हम लोग मान ही लेते हैं. कैसे कि हम लोगों को पसीना आता है, बराबर, क्यों, क्योंकि अपने बॉडी की हीट बाहर जा रही है ना. साथ ही साथ हम लोग वर्कआउट करते हैं तो अब एनर्जी एक्सचेंज तो कंटिन्यूसली सराउंडिंग के साथ चालू ही रहता है. व्हाट अबाउट मैटर एक्सचेंज, ये तुम सोचो, क्योंकि हम लोग खाते हैं एंड देन you continue. So this is open system. Now let's talk about closed system. Now closed system में क्या होता है कि मैटर एक्सचेंज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज होता है एनर्जी. ओके, ओनली एनर्जी इज एक्सचेंज. क्लोज सिस्टम में क्या एक्सचेंज होता है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी. और इसका एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कॉफ़ी का कप. अभी कॉफ़ी कप कैसे, तो अगर मैं समझो यहाँ पे कॉफ़ी कप एक क्रिएट करूँ, दिस इज़ माई कॉफ़ी कप एंड ओके नाउ दिस इज़ माई कॉफ़ी कप, और इसके अंदर कॉफ़ी है. तो अभी होता क्या है कि ये कॉफ़ी का हीट जो है ना वो हीट बाहर जाता है कि नहीं, एंड हीट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी. तो एनर्जी तो एक्सचेंज हो रहा है सराउंडिंग के साथ, बराबर कि नहीं, बट ये अंदर का कॉफ़ी का जो कंटेंट है वो थोड़ी बाहर जा रहा है. दैट मीन्स सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है. सेकेंड चीज़, उसके बाद नेक्स्ट वाली जो चीज़ आती है उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम. एंड एज द नेम सजेस्ट, just like we are isolated nowadays due to this corona outbreak. So isolated system में no energy and no matter is transferred. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी ट्रांसफर नहीं होता. अभी ऐसे टाइप का कोई भी सिस्टम अवेलेबल नहीं है, मतलब प्योर आइसोलेटेड सिस्टम. क्योंकि तुम लोग कुछ भी करो ना, हीट भाग जाती ही है. हमेशा ना सिस्टम इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करती है.
क्या बोला आपने सर? इक्विलिब्रियम, क्या होता है इक्विलिब्रियम? बट इक्विलिब्रियम में जाने से पहले लेट अस डिस्कस टेम्परेचर और हीट क्या होता है। टेम्परेचर अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो तुम लोगों ने ये 11th में भी पढ़ा होगा टेम्परेचर क्या होता है। सो लेट्स स्टडी व्हाट एग्जैक्टली टेम्परेचर इज। तुमने अपने घर पे गर्म तवे को हाथ लगाया, जो है ना अपना पैन होता है ना, उसको हाथ लगाया और बोला गर्म है। कैसे पता चला गर्म है? मतलब हाँ सर हाथ लगाया पता चल गया हॉट है एंड ऑल दैट। ये जो हॉट बोला ना या बॉडी को, या फिर कोल्ड बोला ना, ये तो तुम लोग बता रहे हो, बट मैंने तुमको पूछा कि कितने से गर्म है, क्या तुम बता पाओगे? नहीं। फॉर दैट सर है ना थर्मामीटर है अपने पास। हाँ तो थर्मामीटर क्या मेजर करता है? टेम्परेचर। सो हॉट एंड कोल्ड फील होना ये तो सेंसेशन है ना, कि हाँ सेंस हो रहा है हम लोग को, बट उस सेंसेशन का जो मेजर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर। सो टेम्परेचर इज नथिंग बट इट इज डिग्री ऑफ मेजर ऑफ, इट इज डिग्री ऑफ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। आई होप तुमको ये इजी सा डेफिनेशन अंडरस्टैंड आ चुका है। अभी ये तो बात हुई टेम्परेचर की। अभी सर आपने बोला टेम्परेचर, बट ये हीट करके आप भी बोल रहे हो, तो हीट क्या होता है? देखो हीट है ना टेम्परेचर डिफरेंस के वजह से एग्जिस्ट होता है। जब तक टेम्परेचर सेम रहेगा, टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में रहेगा, हीट एग्जिस्ट नहीं होगा। बट जैसे ही टेम्परेचर चेंज हो जाता है, मतलब एक जगह का टेम्परेचर हाई है, दूसरे जगह का टेम्परेचर लो है, सो हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ये याद रखना। वैसे ही हीट कब एग्जिस्ट होता है? जब देयर एग्जिस्ट टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, सो यहाँ पे एक नोट की तरह लिख सकते हो, heat flow occurs only when there exists temperature difference। जब तक टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और ये नोट है, इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे शिफ्ट कर देते हैं। हाँ, बट ये हीट है क्या? हीट को ना सिंपल लैंग्वेज में कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं हम लोग। हम इसको बोलते हैं इट इज़ एनर्जी इन ट्रांजिट। ऑब्वियस है, हीट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी, एंड ट्रांजिट मतलब क्या? कंटिन्यूअस मोशन में रहता है। कहाँ पे मोशन में रहता है? तो हीट एक्चुअली ना सिस्टम से बाहर तो जाता है या फिर बाहर से अंदर ही आता है। इट डिपेंड्स ऑन हाई टेम्परेचर कहाँ पे। फॉर एग्जांपल समझो बाहर की तरफ हाई टेम्परेचर है, अंदर की तरफ कोल्ड टेम्परेचर है, या फिर हम लोग कोल्ड नहीं लिखते, या बाहर हाई है यहाँ पे लो टेम्परेचर है, तो हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अगर उल्टा हो गया, अंदर की तरफ हाई टेम्परेचर है और बाहर की तरफ लो टेम्परेचर है, तो हम लोग इसको ऐसे ट्रांसफ़र करेंगे। मतलब हम नहीं करते, हीट अपने आप ट्रांसफ़र होती है। ये जो प्रोसेस मैंने बोला ना, उसको बायोलॉजी में हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। ऑस्मोसिस उसके उल्टा होता है। सो डिफ्यूजन क्या करता है? कोई भी चीज़ जब हाई वैल्यू से लो वैल्यू ट्रांसफ़र होती है तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ये चीज़ें ना तुम लोग बहुत जगह देखोगे। फॉर एग्जांपल एयर में देखो, एयर में एक जगह तुम लोगों ने प्रेशर हाई कर दिया तो एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ट्रैवल करता है कि नहीं? ये हुआ तुम्हारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के उल्टा होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, हमें एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, क्योंकि ऑस्मोसिस में क्या होता है? एनर्जी या फिर जो भी चीज़ है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाएगी। अरे हाँ, एक और एग्जांपल आ गया तुम्हारा डिफ्यूजन का। करंट कैसे फ्लो होता है? करंट फ्लो होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो तुम लोग को ये समझ ही आ गया होगा कि मुझे बोलना क्या है बाय द वर्ड डिफ्यूजन। सो हीट समझा, इट इज़ एनर्जी इन ट्रांजिट। अगर तुम लोग को हीट समझा है, अच्छा अभी भी तक तुम लोग को जस्ट थियोरेटिकली समझा, एक्चुअल हीट ट्रांसफर कैसे होता है समझो। तुम लोगों ने गर्म पानी में हाथ सबमर्ज किया, अभी तुम्हारा हाथ को चटके बैठते हैं, राइट? हाथ कुछ हॉट फील होता है। क्यों फील होता है? क्योंकि विजुअलाइज करो, पानी गर्म था बकेट में, हाँ तुम्हारा हाथ ठंडा था, और हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होती है? हीट फ्लो होती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। दैट मीन्स गर्म पानी के अंदर जो हीट थी वो अभी तुम्हारे हाथ में जा रही है, दैट्स वाई यू फील लाइक हॉट।
अभी यही हाथ अगर तुम लोग ठंडे पानी में डालोगे तो क्या होगा, तुम्हारे हाथ के अंदर का हीट वो ठंडा पानी ले लेगी। ये चीज़ें कब तक चालू रहती है पता है, जब तक सिस्टम में इक्विलिब्रियम ना आए। इक्विलिब्रियम मतलब सारे सिस्टम में एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं हम लोग, एक स्टेडीनेस है, या फिर सिस्टम का टेम्परेचर सेम है, सिस्टम का भी और सराउंडिंग का भी। तो देर इज नो हीट ट्रांसफर, बराबर ना। जब मैंने क्या बोला था, हीट ट्रांसफर कब होता है, नोट में क्या लिख के दिया था, जब देयर एग्जिस्ट अ टेम्परेचर डिफरेंस। तो अभी दो इक्विलिब्रियम की बात करेंगे हम लोग। एक पहला इक्विलिब्रियम है जिसको हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, ओके। एंड हाउ डू वी डिनोट थर्मल इक्विलिब्रियम, या फिर इसको अंडरस्टैंड कैसे करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए। तो अगर दो बॉडी का टेम्परेचर सेम है, ओके, देन दीज बॉडी आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। इफ two bodies have same temperature, these bodies are in thermal equilibrium। कितना इजी सा डेफिनेशन है थर्मल इक्विलिब्रियम का। अभी ये जो मैंने बात की ये थर्मल इक्विलिब्रियम की। अभी एक और टाइप का इक्विलिब्रियम होता है जिसको हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ध्यान से सुना, ये थर्मल नहीं है, ये थर्मोडायनामिक है। तो होता क्या है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम तो एग्जिस्ट होता ही है, बट थर्मल इक्विलिब्रियम के साथ और भी डिफरेंट टाइप का इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है, जैसे कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, it is combination of three different kind of equilibrium, that is thermal, chemical and mechanical equilibrium। आई होप तुम लोग को ये समझ रहा है। सो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मल, केमिकल एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल मतलब क्या, देयर वोंट बी एनी केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन। जितने रिएक्टेंट है उतने प्रोडक्ट मिलेंगे, उसी को हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम मिलते हैं ना। केमिकल इक्विलिब्रियम में कैसा होगा, तुम लोग को रिएक्शन ही नहीं मिलेंगी, रिएक्टेंट है उतने प्रोडक्ट, ये तो अपना केमिकल रिएक्शन हो गया, वो जाने दो। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि रिएक्शन नहीं होता है। वैसे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, देयर वुड बी एनी एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम, या फिर जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस होंगे वो बैलेंस होंगे, सिस्टम स्टडी रहेगा, सिस्टम मूव नहीं करेगा। तो ये हुआ तुम्हारा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में। नाउ वी विल मूव टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट मैं अभी कवर करने वाला हूँ, लॉज ऑफ thermodynamics। बेसिकली देर आर 4 लॉज। तो पहले क्या हुआ, ये एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। तो साइंटिस्ट लोगों ने फर्स्ट लॉ बनाया थर्मोडायनामिक्स का, देन सेकेंड लॉ हो गया, देन थर्ड लॉ हो गया। एंड जब वो सेकेंड लॉ को यूज़ कर रहे थे ना, मतलब सेकेंड लॉ को स्टडी कर रहे थे अगेन, देन दे फाउंड कि उसमें ना एक फ्लॉ था, एक प्रॉब्लम था, और वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था, मतलब वो लॉ ही फेल हो रहा था ड्यू टू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अभी वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते थे, तो उन्होंने एक बेसिक चीज को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया था, दैट थिंग वाज थर्मल इक्विलिब्रियम। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं जब सेकेंड लॉ आएगा तो फिर इसके बारे में बात करता हूँ। फिलहाल के लिए समझो कि उन्होंने ना क्या किया, फर्स्ट लॉ बनाया, सेकेंड लॉ बनाया, थर्ड लॉ बनाया, और जब सेकेंड लॉ को रीस्टडी कर रहे थे वो दे रियलाइज कि हम लोग किधर तो गलत हो चुके हैं। तो उन्होंने एक बेसिक लॉ बनाया जो कि एक्चुअली फर्स्ट लॉ के पहले आना चाहिए था। अभी फर्स्ट से पहले कौन सा नंबर आता है, 0, तो उन्होंने उस लॉ को नाम दिया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो क्यों ना हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग 3 पर्सन्स बनाते हैं। दिस इज पर्सन ए, दिस इज पर्सन बी, एंड दिस इज पर्सन सी
person B is a girl, person C is also a boy. Okay, so what this law says that, okay, ध्यान से सुनो, if A is in friendship with B, if A is in friendship with B and B is in friendship with C, then C is in friendship with A. क्या बोला मैंने, फिर से सुनो, if A is in friendship with B and B is in friendship with C, then C will be in friendship with A. कितना सिंपल सा लॉ है, खाली अभी एक वर्ड चेंज कर दो, फ्रेंडशिप के जगह डालो थर्मल इक्विलिब्रियम. इफ बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बी, बॉडी बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी, देन सी विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ए. याद रहेगा क्या बोला मैंने. तो ये हुआ अपना सिंपल सा लॉ. लॉ बोलता है कि इफ two systems A and B are in thermal equilibrium. Okay, while I am writing this particular thing, why don't you think about the osmosis process, जिसमें मैंने बोला था ना चीज़ें लो टू हाई ट्रैवल करती है. डू यू हैव एनी एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस, मतलब किधर तुम लोगों ने देखा है क्या. सोचो, if two systems A and B are in thermal equilibrium with a third system C, इन लोगों का डेफिनेशन आई डोंट लाइक इट. लेट अस मॉडिफाई इट like I taught you. Okay, if A is in thermal equilibrium with B, thermal equilibrium with B, and body B is in thermal equilibrium with C. I'm so lazy. Okay, and body B is in thermal equilibrium with C, then body A will be in thermal equilibrium with C. अब एक चीज़ याद रखो, मैं कौन सा वर्ड यूज़ किया, थर्मल इक्विलिब्रियम. और थर्मल इक्विलिब्रियम क्या सिखाया था, जिसमें टेम्परेचर क्या होता है, सेम रहता है. तो व्हाट आई मीन टू से, अगर तुम्हारे पास एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर है 50, मान के चलो ये ए है, दूसरा बॉडी है जो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब इसका टेम्परेचर भी क्या है 50, तीसरा बॉडी है बी जो इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका टेम्परेचर है 50, तो ए एंड सी का टेम्परेचर क्या होने वाला है, वैसे भी 50 है कि नहीं. आई होप तुम लोग को ये समझ रहा है. ये था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अभी इसके बाद आई वॉन्ट टू टीच यू समथिंग अबाउट इंटरनल एनर्जी. मतलब आई एग्री कि इसके बाद मुझे फर्स्ट लॉ सिखाना चाहिए, बट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इंटरनल एनर्जी इज. ये ना इंटरनल एनर्जी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होता है ना वो होता है. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने खाया और अपने बॉडी के अंदर जो डेवलप हो रहा है वो इंटरनल एनर्जी है. यही इंटरनल एनर्जी हर एक सिस्टम के पास होता है, हर एक सिस्टम के पास लिटरली. ओके, मतलब कैसे कंसिडर करते हैं, समझो फॉर एग्जांपल आई हैव अ बॉडी एंड इस बॉडी के अंदर कुछ है एनर्जी के टर्म्स में, सो दिस विल बी इट्स इंटरनल एनर्जी. और ये इंटरनल एनर्जी ना बहुत काम की चीज़ है. इसको हम डिनोट करते हैं विद द सिंबल U. This internal energy is basically combination of two things, that is U will be equal to U potential, that is internal potential energy
प्लस यू काइनेटिक। ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये जनरलाइज इक्वेशन है जो सभी सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है एक्सेप्ट गैसेस। क्या सिखाया था जब मैंने केटीजी सिखाया था तब, कि काइनेटिक एनर्जी ये यही एक टाइप की एनर्जी है जो गैसेस में एग्जिस्ट रहती है, गैसेस में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। सो इफ आई से फॉर गैसेस या फिर स्पेसिफिकली फॉर आइडियल गैसेस, यू पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 0, therefore u will be equal to u kinetic। आई होप तुमको ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो रही है। इंटरनल एनर्जी मतलब सिस्टम के अंदर रहने वाला एनर्जी, ये एनर्जी बहुत काम की चीज़ है। ओके अगर तुम्हें ये लॉ समझा है देन व्हाई डोंट वी मूव टू द नेक्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, एंड दैट इज माय फ्रेंड व्हाट वी कॉल एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। So let's begin with this law, first law of thermodynamics। देखो कुछ ऐसा है नहीं है कि ये इतना टफ लॉ है, बहुत सिंपल सा लॉ है। क्या करने वाला हूँ मैं, एक कंटेनर कंसिडर करता हूँ, मैं एक डायग्राम ही बना देता हूँ। लेट्स से आई हैव अ सिलेंडर। सर 2D में सिलेंडर, हाँ 2D में, मतलब ज़्यादा डीप में नहीं सोचेंगे इसके बारे में। और इसके अंदर पिस्टन है। ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है ना, ये तुम लोगों ने गाड़ी के अंदर सुना होगा, मतलब गाड़ियाँ जो होती है ना वो इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट पे चलती है। ओके सो दिस इज अवर डायग्राम, सिंपल सी अरेंजमेंट है, नामकरण विधि भी करते हैं इसका। सो दिस इज माय सिलेंडर, देन दिस इज माय व्हाट आई कॉल एज पिस्टन। अभी देखो क्या करने वाला हूँ मैं, इसके अंदर एक गैस कंसिडर करने वाला हूँ। तो ये जो है ना मेरे गैस के मॉलिक्यूल है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट आई एम गोइंग टू हीट दिस पर्टिकुलर गैस विद द हेल्प ऑफ अ बर्नर। तो चलो अभी ये गैस को मैं हीट करूँगा। होगा क्या कि जैसे मैं इस गैस को हीट करूँगा तो गैस के अंदर एनर्जी जाएगी, तो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। दिस एनर्जी विल बी इन टर्म्स ऑफ हीट। देखो अभी ध्यान से सुनो, अपना बेसिक याद करो। तो क्या मैं सिलेंडर को अपने सिस्टम की तरह कंसीडर कर सकता हूँ? ऑब्वियसली। तो मैंने सिस्टम की तरह इसको कंसीडर कर लिया है, बराबर कि नहीं। अब इस सिस्टम के अंदर एनर्जी जा रहा है, क्या अंदर से गैस बाहर आ रहा है? नहीं। या फिर बाहर से कुछ अंदर जा रहा है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। दैट मीन्स इट इज विच टाइप ऑफ सिस्टम? यस, इट इज क्लोज्ड टाइप ऑफ सिस्टम, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होता है। समझ रहे हो? ओपन में क्या होता है, मैटर एंड एनर्जी दोनों ट्रांसफर होता है। तो अभी देखो ये सिलेंडर बनाया मैंने, फिर बर्नर से इसको हीट किया, तो इसके अंदर सॉरी गैस, तो इसके अंदर अभी एनर्जी जाए। सॉरी अबाउट दैट, डोंट वरी, इट्स जस्ट नॉर्मल कोल्ड, इट्स नॉट कोरोना। नाउ सी, जब हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल भी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेंगे ना, सो दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ मोर एनर्जी। और गैसेस में वाइब्रेशन से बेटर हम लोग बोल सकते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, तो ना एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर दे गो अवे फ्रॉम ईच अदर, वो थोड़ी देर के लिए अपने अंदर की एनर्जी बढ़ाएंगे ना, थोड़ी देर के लिए फास्ट घूमना चालू करेंगे। दैट मीन्स जो भी हीट तुम प्रोवाइड कर रहे हो वो फर्स्ट सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए यूज हो रहा है। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपन्स, गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा मोशन में आएंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, ये जो पिस्टन है ना आपका, ये पिस्टन बाहर की तरफ मूव होगा कि नहीं? दैट मीन्स गैस के मॉलिक्यूल इसके ऊपर कुछ फोर्स एग्जिबिट कर रहे हैं। तो ये फोर्स लग रहा है
इसके ऊपर, और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, व्हाट इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, इजंट इट वर्क डन। तो यहाँ से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मिलता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या बोलता है, वॉट एवर हीट इज प्रोवाइडेड विल फर्स्ट इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड देन इट विल डू वर्क। मिला? तो तुमने जो हीट प्रोवाइड किया, लेट्स कॉल इट डेल्टा क्यू, विल बी फर्स्ट used to increase the internal energy of the system and then it will be converted to work done. So यहाँ से मिलता है अपने को फर्स्ट लॉ एंड उसका स्टेटमेंट। सो अच्छे फॉर्मेट में अगर लिखना जाए तो इसको ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट लॉ इट स्टेट्स दैट इफ हीट डी क्यू चेंज इन हीट बोल सकते हैं, फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ में हीट बोल सकते हैं हम लोग इसको। डी क्यू इज गिवन टू अ सिस्टम a part of it is used in increasing, क्या इंक्रीज करता है पहले वो, इंटरनल एनर्जी, इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी बाय एन अमाउंट डी यू, मतलब डी यू से एनर्जी इंक्रीज करता है। तो पहले उसके पास 5 जूल इंटरनल एनर्जी था, अभी डी यू मतलब डी यू क्या वैल्यू समझो 1 जूल है, तो अभी 5 + 1 कितना जूल हुआ, 6 जूल। ओके, बाय एन अमाउंट डी यू एंड remaining energy is used in doing external work. DW। तो अभी जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही चीज़ मैं फॉर्मुलेशन में लिखने की कोशिश करता हूँ। सो व्हाट आई मेंट वाज डी क्यू विल बी इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। जो भी मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ वो या तो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है या फिर वर्क डन में। शायद तुम लोगों ने कहीं ना कहीं ये चीज़ सुनी होगी, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और वही एग्जैक्ट चीज़ तो यहाँ पे हो रही है। देखो, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म और अनदर। मतलब जो भी डी क्यू टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी था वही कन्वर्ट हो रहा है डी यू एंड डी डब्ल्यू में। आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ रही है। सो मुझे यहाँ से डी यू प्लस डी डब्ल्यू मिला। सो कैन आई से नोट first law of thermodynamics is nothing but conservation of energy। ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, इट इज नथिंग बट law of conservation of energy। so let's write it as but law of conservation of energy। आई होप तुम्हें ये समझ गया है। बट एग्जाम में अगर तुम्हें कोई पूछे व्हाट इज फर्स्ट लॉ, देन तुम्हें ये वाला डेफिनेशन लिखना है, ना कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये सबको पता है बट ये हम लोग को नहीं लिखना है। एक और चीज़, ये जो वर्क डन है ना, वर्क डन, इसको हम लोग डिफरेंट फॉर्मेट में लिखते हैं बट एक फॉर्मेट है ना वो कुछ इस तरह से होता है। लाइक डी डब्ल्यू को हम लोग लिखते हैं पी इंटू डी वी, और उसका रीज़न भी मैं बताने वाला हूँ तुम लोग को। बट बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी कॉल एज साइन कन्वेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, फर्स्ट लॉ में साइन कन्वेंशन की ज़रूरत होती है। लेट्स स्टडी देम। फर्स्ट,
हीट से रिलेटेड. ओके, सो हीट absorbed by a system हम उसको लेते हैं पॉजिटिव. हीट गिवन बाय द सिस्टम मतलब अगर सिस्टम बाहर की तरफ हीट दे रहा है तो हम लोग उसको देखते हैं नेगेटिव. सेकेंड, वर्क डन बाय सिस्टम is considered as positive. Then work done given to a system is considered as negative. Third, internal energy. Okay, increase in internal energy is considered as positive, whereas decrease in internal energy is considered as negative. आई होप तुम्हें ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो रही है. सो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी अगर हो रहा है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो हम लोग उसको लेते हैं पॉजिटिव. अगर वो घट रही है तो हम लोग उसको लेते हैं नेगेटिव. अब ये सारी चीज़ों को ना विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, स्पेसिफिकली ये, क्योंकि अगर यही चीज़ तुम लोग देखोगे ना, मतलब ये दो हीट के और वर्क डन के साइन कन्वेंशन केमिस्ट्री में इसके एग्जैक्ट उल्टे होते हैं. मतलब केमिस्ट्री बोलता है कि हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है, हीट गिवन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है. बट फिजिक्स में हम लोग यही साइन कन्वेंशन शो करते हैं, यही साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, क्योंकि फिजिक्स है ना फिजिकल वर्ल्ड के बारे में सोचता है, रियल वर्ल्ड के बारे में सोचता है. फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, मैं एक स्कूटर चला रहा हूँ, बराबर ना, स्कूटर अपने आप चल रहा है या फिर स्कूटर मेरे को आगे लेके जा रहा है, तो दैट विल बी, अगर समझो स्कूटर सिस्टम है, मेरा स्कूटर सिस्टम है, तो वर्क डन कौन दे रहा है? सिस्टम दे रहा है ना. वर्क डन बाय अ सिस्टम, क्योंकि स्कूटर मेरे को आगे लेके जा रहा है ना, दैट वुड बी पॉजिटिव. और वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, क्योंकि वही तो काम की चीज़ है, उसी के लिए तो मैंने स्कूटर लिया है, ताकि वो मुझे आगे लेके जाए. बट अभी यही विजुअलाइज करो कि स्कूटर मेरे को आगे नहीं लेके जा रहा है, स्कूटर का पेट्रोल खत्म है या फिर स्कूटर नहीं चल रहा है, तो मैं स्कूटर को धक्का मार के आगे लेके जा रहा हूँ. इन दैट पर्टिकुलर केस मैं वर्क कर रहा हूं किसके ऊपर? सिस्टम के ऊपर. और ये इसके लिए तो थोड़ी ना तूने स्कूटर लिया था, तो ऑब्वियसली ये चीज क्या होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए. केमिस्ट्री का लॉजिक ही फंडा ही कुछ उल्टा होता है, दैट्स व्हाई मेरे को केमिस्ट्री पसंद नहीं. बट उनके हिसाब से जो साइन कन्वेंशन है वो केमिस्ट्री में यूज करना है, और फिजिक्स का साइन कन्वेंशन जो है वो तुम्हें फिजिक्स में यूज करना है. आई होप तुम लोग को एक ये अंडरस्टैंडिंग है. और एक सिंपल लॉजिक में एक्सप्लेन करता हूं. हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम. अभी ये कैसे? गाड़ी है, स्कूटर है, स्कूटर में इंजन है, इंजन को हीट चाहिए ही, तो ऑब्वियसली ना अगर तुम लोग पेट्रोल बर्न करोगे तो उसके अंदर हीट प्रोवाइड कर रहे हो ना आप, तो मतलब जो इंजन है वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सम अमाउंट में, तो उसको हम कैसे कंसिडर करते हैं? पॉजिटिव. वो तो चाहिए ही ना, विदाउट दैट गाड़ी आगे ही नहीं चलेगा, है कि नहीं? बट अगर यही चीज़ सोचो कि तुम्हारा गाड़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है, ज़्यादा मतलब एक्सेसिव गर्म हो रहा है, और उसमें से हीट लॉस हो रहा है किसको? सराउंडिंग को. हीट गिवन बाय द सिस्टम टू व्हाट? टू सराउंडिंग, टू आजू बाजू के एरिया. तो ये तो अपने लिए लॉसेस है ना, क्योंकि जो भी गाड़ी में हीट चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, वो उसमें से लॉसेस बाहर जा रहे हैं, तो दैट्स वाई इट इज़ नेगेटिव. अभी तुमको समझ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ जब मैं बोल रहा हूँ कि हम ये फिजिकली चेक करते हैं, हमारे फिजिक्स के साथ उसका कनेक्शन होना चाहिए, तो ही ये चीज़ें चलती है. सेकेंड चीज़ जो मैं तुम्हें शो करने वाला हूँ, एंड दैट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर आपको इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, मेडिकल वाले फिर पूछेंगे हम क्यों पढ़ रहे हैं, एंड आई स्टिल डोंट हैव आंसर. इंडिकेटर डायग्राम.
ओके। इंडिकेटर डायग्राम का पर्पस है कुछ इंडिकेट करना, कुछ शो करना। तो ये 3 टाइप के इंडिकेटर डायग्राम होते हैं जो मोस्ट वाइडली यूज है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज पीवी डायग्राम। ओके, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डायग्राम्स। ओके, एंड दीज डायग्राम्स आर रिस्पेक्टिवली लाइक दिस। एक डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। ओके, sorry about that. ओके, सो नाउ और ग्राफ्स आर रेडी। ये जो पहला वाला ग्राफ में शो कर रहा हूँ जो मोस्ट वाइडली यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं पीवी डायग्राम, जिसके वाई एक्सिस पे प्रेशर होता है और एक्स एक्सिस पे होता है वॉल्यूम। नेक्स्ट डायग्राम जो हम लोग यूज करते हैं उसके बाद, इसको हम बोलते हैं टी एस डायग्राम, जिसके वाई एक्सिस पे होता है टेम्परेचर एंड why don't I write it for you, this is nothing but our temperature in Kelvin guys, and this S is what we call as entropy। अभी एंट्रोपी क्या है वो जब मैं थर्ड लॉ एक्सप्लेन करता हूँ तब डिस्कस करूँगा ही, बट ये टेम्परेचर शो करता है और एंट्रोपी शो करता है। देन देयर इज थर्ड काइंड ऑफ ग्राफ जहाँ पे हम लोग कुछ इस तरह से शो करते हैं, एच एस। एस क्या है अभी पता चला तुम्हें, दैट इज नथिंग बट एंट्रोपी। बट ये जो एच है ना, एच, उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइडेड। ओके, तो हीट से रिलेटेड है ये। देन पीवी, पीवी तो सबको पता है, फिर भी लिखता हूँ, बाद में पूछेंगे फिर ये सर पी क्या लिखा आपने। एक जगह प्रेशर है, एक जगह वॉल्यूम है। तो ये तुम्हारा ग्राफ रेडी हो गया। ये 3 टाइप के इंडिकेटर डायग्राम होते हैं। अब इस इंडिकेटर डायग्राम पे कैसे भी प्रोसेस हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोसेस बनाने की कोशिश करता हूँ पीवी डायग्राम पे। ओके, सो वी गेट समथिंग लाइक दिस। ओके, दिस इज़ द प्रोसेस वी आर गेटिंग इट। अच्छा, ये पहले ही ऐसा प्रोसेस बनाऊंगा तो तुम लोग डर जाओगे, तो वाई डोंट आई डू इट लाइक दिस। एक सिंपल सा क्या, चलो यही देते हैं, डर के भी क्या करोगे। तो अभी देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, ध्यान से सुनो। मेरे पास 2 प्रेशर्स अवेलेबल है कि नहीं। ये पूरा सिस्टम है, मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। और एक चीज़, जब भी तुम लोग इंडिकेटर डायग्राम में कोई भी प्रोसेस को रिप्रेजेंट करोगे तो उसमें एरो शो करते हैं टू इंडिकेट कि कहाँ से कहाँ जा रहा है, समझ रहे हो। तो वाई डोंट आई शो इट लाइक दिस, 1 से लेके 2 जा रहा है। पीवी डायग्राम में ये प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं प्रोसेस। क्या बोला मैंने, प्रोसेस 1 to 2। अभी कुछ डायग्राम में भी ऐसा भी होता है कि देर आर मल्टीपल प्रोसेस लाइक दिस, 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, 3 से 4 गया, 4 से फिर 1 आया है। कैन यू सी व्हाट आई एम डूइंग। तो मैं ना जहाँ से शुरुआत किया वहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर तुम्हारा सिस्टम जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे ख़त्म हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं साइकिल। सो मल्टीपल प्रोसेस मिलके तुम्हें साइकिल मिल सकता है। साइकिल क्या होता है, जब जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ पे तुमको एंड मिले। और प्रोसेस क्या होता है, इंडिविजुअली सोचते हैं, 1 to 2 क्या हुआ, प्रोसेस, 2 to 3 क्या हुआ, प्रोसेस, 3 to 4 क्या हुआ, प्रोसेस। एंड दिस प्रोसेस कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप। फॉर एग्जाम्पल, ये जो अभी मैंने प्रोसेस बनाया है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। मतलब मुझे पता है ये कि आइसोथर्मल है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस कुछ इस तरह से दिखता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़ है, आइसोथर्मल क्या है वो बाद में डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज़ समझो, अभी प्रेशर एंड वॉल्यूम बनाए ही है तो हम लोग क्यों ना इसको थोड़ा सा ये करें, एक्सटेंड करें ग्राफ को। सो आई थिंक दिस विल बी अवर P1 राइट। सेम सेकेंड पॉइंट का अगर मैं एक्सटेंड करूँ, सो दिस विल बी माई P2। देन 1 को अगर मैं वॉल्यूम को नीचे की तरफ एक्सटेंड करूँ, सो आई विल गेट समथिंग लाइक V1, है कि नहीं। और यहाँ पे क्या होगा, V2।
अभी मेरा डायरेक्शन देखो कैसे जा रहा है, 1 से लेके 2 तक जा रहा है। कहाँ से कहाँ? 1 से लेके 2 तक। दैट मीन्स मेरा वॉल्यूम है ना, जो देखो पहले इतना था, छोटा था, अभी वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। दैट मीन्स अभी जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ वो प्रोसेस में वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा हूँ। इस प्रोसेस को मैं बोलता हूँ एक्सपांड करना, बराबर ना, क्योंकि एक्सपांड में ही वॉल्यूम बढ़ता है। तो इसीलिए ये जो मेरा प्रोसेस है ना, जो अभी मैंने यहाँ पे बनाया, दिस प्रोसेस 1 to 2 will also be known as isothermal expansion। ओके, क्या बोला मैंने? आइसोथर्मल एक्सपांशन। एक्सपांशन क्यों? क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? सेम टेम्परेचर। और यही रीज़न है, अगर इसी प्रोसेस को मुझे टीएस डायग्राम पे इंडिकेट करना है, टीएस डायग्राम पे शो करना है, दैट मीन्स मुझे कांस्टेंट टेम्परेचर बनाना पड़ेगा। ये हुआ तुम्हारा, बन गया प्रोसेस। क्योंकि देखो यहाँ पे प्रोसेस कैसे, 1 to 2 बन गया प्रोसेस। अभी देखो अगर मैं एक्सटेंड करूँ कुछ इस तरह से, तो T1 और T2 का वैल्यू क्या आएगा? सेम आएगा। हुआ कि नहीं आइसोथर्मल? और यही प्रोसेस अगर तुम लोग को एंथैल्पी के डायग्राम पे निकालनी है तो तुम्हें कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे एंड देन यू कैन प्लॉट। नाउ दीज पर्टिकुलर थिंग्स, दैट इज टीएस डायग्राम एंड एचएस डायग्राम्स, आर नॉट इन योर सिलेबस। ये जस्ट तुम्हारे नॉलेज के लिए मैंने बता के रखे, दैट यू शुड नो कि ऐसी भी चीज़ें हैं जो आगे में यूज हो सकती है। ओके, नाउ इफ यू अंडरस्टैंड दिस, कैन यू सी ये जो पीवी डायग्राम है या फिर ये जो कर्व है, उसके अंडर ये एरिया आता है, दैट इज एरिया अंडर कर्व बोलते हैं। एंड व्हाट इज द लॉजिक, व्हाट इज द फॉर्मूला दैट आई टॉट यू? कोई भी अगर तुम्हारे पास ग्राफ दिया है, फिर से बनाता हूँ मैं पीवी डायग्राम तुम्हारे लिए, मेरे को बनाने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास रेडी है। ओके, सो लेट्स से यू हैव नाउ दिस पीवी डायग्राम, बराबर। एंड मैं सिंपल प्रोसेस लेता हूँ, आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस में क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट होता है। सो क्यों ना मैं वो प्रोसेस ले लूँ, ले लिया तुम्हारे लिए। अभी ये कौन सा प्रोसेस बोला था मैंने? दिस इज अवर आइसोबेरिक प्रोसेस। तो क्यों आइसोबेरिक? क्योंकि इसमें जो प्रेशर रहेगा P1 का वैल्यू विल बी इक्वल टू P2। अभी देखो ध्यान से मैं क्या बोलने वाला हूँ। मैं यहाँ पे तुम्हें लॉजिक सिखा रहा हूँ एरिया अंडर कर्व का। कोई भी अभी ये आर्ग्यू नहीं करेगा कि सर ये स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व नहीं होगा। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ बहुत बार कि एवरी स्ट्रेट लाइन इज अ पार्ट ऑफ अ कर्व। क्या बोला मैंने? एवरी स्ट्रेट लाइन इज अ पार्ट ऑफ अ कर्व। तो अभी देखो कैसे करेंगे हम लोग। अगर इस पर्टिकुलर डायग्राम का मुझे एरिया अंडर कर्व निकालना है, ओके, सो लेट्स फाइंड आउट एरिया अंडर कर्व। हाउ डू यू फाइंड आउट एरिया अंडर द कर्व? सिंपल लॉजिक है, दैट इज वाई एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस, या फिर जो भी बोलो। सो वाई एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस। सो क्या 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 अवेलेबल है मेरे पास? देखो वाई एक्सिस पे तो प्रेशर अवेलेबल है एंड एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है, राइट? पहले इनिशियली वॉल्यूम क्या था? V1, बाद में क्या हो रहा है? V2। सो वाई डोंट आई राइट एक्स एक्सिस पे मुझे मिल रहा है dV या फिर चेंज इन वॉल्यूम। अभी देखो यूनिट्स चेक करते हैं। ये तो सिंपल सी चीज़ है। अगर मैं इसके अंदर का, इसके नीचे का एरिया कंसिडर करूँ कुछ इस तरह से, है कि नहीं, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे प्रेशर मिलेगा एंड मुझे प्रेशर मिलेगा एंड चेंज इन वॉल्यूम dV मिलेगा। तो वही तो मैंने बनाया है। अभी यूनिट्स का ज़रा चेकिंग करते हैं हम लोग। यूनिट के साथ खेलेंगे। कैसे करेंगे? व्हाट इज़ यूनिट ऑफ प्रेशर? इजंट इट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर? व्हाट इज़ यूनिट ऑफ वॉल्यूम? इजंट इट मीटर क्यूब? तो क्या होने वाला है, 1 मीटर, इधर का 1 मीटर स्क्वायर और इधर का 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा मेरे पास? मेरे पास बचा न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, न्यूटन मतलब फोर्स, मीटर मतलब डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट? इजंट इट जूल? यानी ये जो मिलता है ना मेरे को PdV इज नथिंग बट माय वर्क डन।
तो ये जो पीवी ग्राफ देता है ना तुम लोगों को, तो ये जो चीज़ तुम्हें मिल रही है ना, ये चीज़ जो ये एरिया है, दैट इज़ नथिंग बट वर्क डन। तो एरिया अंडर द कर्व ऑफ पीवी ग्राफ क्या देने वाला है तुमको हमेशा? वर्क डन। याद रहेगा? रहेगा कि नहीं? तो अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जरा याद करो, क्या था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? देयरफॉर फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics becomes कुछ इस तरह से, dq तो एज इट इज़ रहेगा, du भी एज इट इज़ रहेगा, बट dw के जगह क्या लिखोगे तुम लोग? pdv। और ये लॉ जो है ना, ये लॉ को हम लोग आगे अलग अलग डिफरेंट प्रोसेस के लिए चेक करने वाले हैं। लेट्स डू दैट। Okay, so there are different thermodynamic processes and we are going to look into those processes. तो जो पहला प्रोसेस मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, वो प्रोसेस हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मतलब सिंपल वाला स्टार्ट करते पहले आइसोबेरिक से। एंड क्या करने वाले पता है, ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को हम लोग पढ़ने वाले ही है, साथ ही साथ हम लोग इसको अप्लाई करने वाले, या फिर हर एक प्रोसेस के लिए हम फर्स्ट लॉ को मॉडिफाई करने वाले। या दिस वुड बी बेटर। सो क्या बोला मैंने? हर एक प्रोसेस के लिए हम कैसे करने वाले हैं? इनको मॉडिफाई करने वाले हैं। सो व्हाई डोंट आई राइट something like this? We'll begin with our first process, that is isobaric process. Now for isobaric process we know one thing, that pressure is always equal to constant. तो प्रेशर का वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है। नाउ अगर प्रेशर का वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है तो चीज़ें बहुत सिंप्लीफाई होने वाली है। देखो कैसे। मेरा जनरलाइज लॉ कैसे होता है? मेरा जनरलाइज लॉ कुछ इस तरह से होता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस P into dV. This is my first law. बराबर? If I integrate both sides, then I'll get true values. That is, integrating both sides will result in something like this. So Q will be equal to U plus P into, चलो पूरा इंटीग्रेशन ही शो कर देते हैं, डी क्यू डी यू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। तो अभी देखो, अगर मैं डी क्यू को इंटीग्रेट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? क्यू। अगर मैं डी यू को इंटीग्रेट करूँ तो यू, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज नथिंग बट एक्स। वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू विल बी क्यू, इंटीग्रेशन ऑफ डी यू विल बी यू। बट यहाँ पे एज वी आर डिस्कसिंग आइसोबेरिक प्रोसेस, अपना प्रेशर क्या रहता है? प्रेशर रहता है कांस्टेंट। सो आई कैन टेक दिस P आउट एंड अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ dV। अभी मान के चलो वॉल्यूम वेरी हो रहा है V1 से लेके V2 की तरफ, तो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, Q विल बी इक्वल टू U प्लस P एंड देन dV ना, dV का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? V। बट यू वोंट बी फॉरगेटिंग V1 एंड V2। लिमिट्स लिखे मैंने, दिस इज द वे विथ विच वे राइट लिमिट्स, राइट? एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लिमिट्स? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो दिस विल बी U प्लस P एंड V के जगह आएगा V2 एंड V के जगह आएगा V1। सो वी गेट V2 माइनस V1। नाउ नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेस। आइसोबेरिक हो गया, अभी बात करते हैं आइसो
कोरिक प्रोसेस की. सो दिस इज अवर सेकेंड प्रोसेस, आइसो कोरिक प्रोसेस. सो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वॉल्यूम जो रहता है वो रहता है कांस्टेंट. ओके, सो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वॉल्यूम रहता है कांस्टेंट. अभी अगर यही प्रोसेस को मैं विजुअलाइज करने जाऊँ तो याद रखो अपना क्या था, डी क्यू विल बी इक्वल टू डी यू प्लस पी इंटू डी वी. बट डी वी मतलब डेरिवेटिव ऑफ वी हुआ ना, है ना. dv मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ v. सो अभी विजुअलाइज करो, अगर मैं यहाँ पे dv लिखूँ तो कैन आई से बेसिकली मैं बोल रहा हूँ डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, क्योंकि हम कौन सा प्रोसेस पढ़ रहे हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस. और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट. कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0. सो dv का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0. तो मिल गया ना मुझे आइसोकोरिक प्रोसेस जहाँ पे dv का वैल्यू हो जाएगा इज इक्वल टू 0. ओके, नाउ लेट्स सी थर्ड वाला. आइसोबेरिक हो गया, आइसोकोरिक हो गया. नाउ वी विल बी सेइंग आइसोथर्मल, जहाँ पे हम लोग टेम्परेचर कांस्टेंट ले लेंगे. दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस. नाउ आइसोथर्मल प्रोसेस में T इज इक्वल टू कांस्टेंट रहता है, दैट इज टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. नाउ लेट्स जस्ट मॉडिफाइड आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए. ये पूरा का पूरा प्रोसेस इन न्यू पेज पे हम लोग डाल देते हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे. ओके, दिस इज आवर आइसोथर्मल प्रोसेस. अभी आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट रहता है, बराबर कि नहीं. अभी अपना लॉ याद करो फिर से. डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी इंटू डी वी. सेम प्रोसेस करने वाला हूँ मैं, सेम इंटीग्रेट करने वाला हूँ, तो दोनों साइड इंटीग्रेट हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी. अच्छा, एक और चीज़ है आइसोकोरिक प्रोसेस में मॉडिफिकेशन थोड़ा सा. एज डी वी का वैल्यू 0 होता है, दैट मीन्स मेरा जो ये वाला इक्वेशन है मॉडिफाई होके कुछ इस तरह से दिखेगा, राइट. सो आई विल गेट डी क्यू इज इक्वल टू डी यू. नाउ इवन इफ आई इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, आफ्टर इंटीग्रेटिंग I'll get q is equal to v. It only means to q is equal to u. It only means that whatever amount of heat I am providing is getting used for internal energy. मतलब सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी ही बढ़ता है सिस्टम में, बाकी कुछ नहीं होता है, मतलब वर्क डन नहीं मिलता. अभी वो कैसे, वो भी विजुअलाइज कर देते हैं. अभी विजुअलाइज करने के लिए क्यों ना हम लोग वही कंटेनर वाली सिस्टम अपनी देखें. तो समझो मेरे पास एक कंटेनर है, द सेम सिस्टम. हाँ, जैसे हम लोगों ने वो सिलेंडर का सिस्टम देखा था ना, वही सिस्टम बना रहा हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से. सो बेसिकली हम लोगों ने कुछ इस तरह से सिस्टम क्रिएट कर लिया है, और इस सिस्टम में ये हुआ अपना रॉड. अभी देखो क्या होने वाला है, यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ होने वाली है. सेम चीज़ है, खाली ना यहाँ पे हम एडिशनल सपोर्ट लगा रहे हैं ताकि ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन आगे ना मूव हो. मतलब ना मैंने यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, यहाँ पे वेल्डिंग कर दिया है ऐसे समझो. तो वेल्डिंग करने के बाद क्या ये पिस्टन आगे मूव होगा, बिल्कुल नहीं. सो अभी अगर मैं सिस्टम को हीट देने की कोशिश करूँ, लाइक व्हाट इफ़ आई ट्राई टू गिव हीट टू दिस पर्टिकुलर सिस्टम. सो ये हुए मेरे मॉलिक्यूल्स और मैं इनको हीट देने की कोशिश कर रहा हूँ. तो जैसे मैं इनको हीट देने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये आगे जाने चाहिए, ये आगे मूव होने चाहिए ना. बट अभी ये आगे मूव नहीं होगा. जो भी हीट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो भी मैं डी क्यू दे रहा हूँ, वो सिर्फ सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा. ये
अगर पिस्टन आगे ही नहीं जा पा रहा है या दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो पा रहा है, तो वर्क डन मिलेगा क्या? नहीं। तो वर्क डन क्या होता है वैसे बेस केस में? ज़ीरो होता है ना? तो अभी एक माइंड में क्वेश्चन आएगा तुम्हारे, व्हाट इफ़ आई ट्राई टू हीट दिस पर्टिकुलर सिस्टम, मैं इसको और हीट करूँ या फिर और गर्म करने की कोशिश करूँ तो क्या होगा? ऑब्वियसली एक ही चीज़ होने वाली है, सारी की सारी सिस्टम क्या होगी? एक्सप्लोड होगी। क्या होगी? सारी सिस्टम एक्सप्लोड, है ना? क्योंकि तुम लोग किसी चीज़ में एनर्जी भरते जा रहे हो और वो सिस्टम को एक्सपांड भी नहीं होने दे रहे हो, तो कुछ ना कुछ होगा ना डिसएडवांटेजेस। अभी बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की। तो अगर मैं इंटीग्रेट डी क्यू करूँ तो मुझे सिंपली क्यू मिलेगा, एंड डी यू करूँ तो मुझे यू मिलेगा। अगर तुमको आइसोबेरिक याद आ रहा होगा तो आइसोबेरिक में मैंने पी को बाहर निकाला था क्योंकि वो कांस्टेंट था, बट अभी एज पी इज़ नॉट कांस्टेंट, टी कांस्टेंट है। फिर से सुनो, क्या कांस्टेंट है? टी कांस्टेंट है। तो मैं इस पी को बाहर नहीं निकाल पाऊंगा, तो दैट्स वाई मुझे कुछ करना पड़ेगा जिसको हम इंडियन बोलते हैं जुगाड़। अभी ये जुगाड़ के लिए मुझे एक इक्वेशन याद आ गया। वी नो दैट पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, याद आ रहा है? तो बाय दैट इक्वेशन उसको यूज़ करके मैं एक और चीज़ बोल सकता हूँ, जैसे कि मुझे P चाहिए, राइट? तो आई कैन से दैट P इज इक्वल टू एन आर टी बाय V. Why don't I substitute this equation over here, and then I'll get something like this. I'll get Q is equal to U plus integration nRT by V into dV. So I'll get something like this. I'll get Q is equal to U plus nRT कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 1 by V dV. So I'll get something like this. Q is equal to U. अभी देखो टी क्यू कांस्टेंट निकाल पाया मैं बाहर, क्योंकि वो तो अब बोला है ना आइसोथर्मल है। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, वो भी बाहर आएगा। नंबर ऑफ मोल एक गैस के लिए कांस्टेंट लिया है, तो एज इट इज। सो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे एन आर टी बचेगा। बट व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई वी डी वी या फिर 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? इट इज लॉग टू द बेस ई, दैट इज एल एन। लॉग टू द बेस ई को कैसे लिखते हैं? एल एन, एल एन ऑफ वी। और वॉल्यूम कहाँ से कहाँ वेरी होगा? V1 से V2। तो यहाँ पे भी तुमको लिखना पड़ेगा ना, V1 से V2। याद रखो गाइज, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों ऐसा किया कर पाया मैं? क्योंकि मेरे को एक फॉर्मूला पता था। फॉर्मूला ये था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स 1/x dx इज ln ऑफ x लॉग टू द बेस ई का x। अभी क्या होगा फॉर्मूला? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे q का वैल्यू मिलेगा, I'll get q as u plus nRT ln, पहले v के जगह v2 डालूंगा मैं, देन दिस विल बी v2 माइनस v1। फिर क्या होने वाला है? ये ln हर एक टर्म के साथ जाएगा ना। ओके, दिस इज रॉन्ग, दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग, मैथमेटिकली रॉन्ग। हमें ये कुछ ऐसा मिलेगा, ln v2 माइनस ln v1। समझ रहे हो? तो ये लिमिट है ना, लिमिट वो सिर्फ v को नहीं लगते, वो पूरे ln के टर्म को लगते हैं, राइट? सो दैट दिस इज ln v और लिमिट v1 से v2। बट व्हाट इज log a माइनस बी? क्योंकि यहाँ पे वही चीज़ क्रिएट हो रही है ना, log a माइनस बी। देन आई रियलाइज log a माइनस बी इज समथिंग लाइक दिस, दैट इज q इज इक्वल टू u प्लस nRT log a minus b is log a by b. So this is how you get the equation for thermodynamic process. अभी कैसे होता है, कभी कभी log e के टर्म्स में अवेलेबल नहीं होता डेटा, बराबर ना? अगर log e के टर्म्स में अवेलेबल नहीं है तो आप इसको log टू द बेस 10 के टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और उसके लिए आपको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एंड दैट फैक्टर इज 2.303. सो व्हाई डोंट आई राइट दैट पर्टिकुलर इक्वेशन ऑल्सो? आई विल गेट q इज इक्वल टू u प्लस 2.303 nRT log to the base 10 v2 by v1. Okay, so this is how I get this particular equation. I hope तुम्हें ये अच्छी तरह से समझा है। अभी आइसोथर्मल प्रोसेस होने के बाद एक और प्रोसेस आता है जिसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। अभी एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है कि
कोई भी हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस नहीं होता। मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसे टाइप का प्रोसेस है जहाँ पे देयर वोंट बी एनी हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस। याद रखना क्या बोला, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस नहीं होता। अगर ये चीज़ मेरे को याद रह रही है तो मैं थर्मोडाइनमिक इक्वेशन को एकदम आराम से मॉडिफाई कर सकता हूँ। कहने से मेरा इक्वेशन कुछ ऐसे था, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। बट पी डी वी तो हम लोगों ने बाद में लिखा था ना, पहले क्या लिखा था, पहले लिखा था डी डब्ल्यू। सो व्हाट डू यू गेट, क्यू जीरो है तो डी क्यू का वैल्यू क्या होने वाला है, वो भी जीरो होने वाला है। सो आई गेट समथिंग लाइक दिस, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। क्या मैं इस डी डब्ल्यू को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ सकता हूँ या फिर डी यू को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। देन आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, दैट इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू। सो दैट इंडिकेट्स दैट जो भी मैं वर्क करूँगा वो इंटरनल एनर्जी के निगेटिव में होगा। ये हुआ एडियाबैटिक प्रोसेस। अभी एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन का फॉर्मूला भी कुछ इंटीग्रेट करके ही निकालना है। इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस, तो डायरेक्टली हम लोग उस फॉर्मूला को याद रखेंगे। दिस विल बी P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस 1। ओके, वेर गामा इज वॉट वी कॉल एज एडियाबैटिक कांस्टेंट। अगर तुम लोगों ने केटीजी के लेक्चर देखे हैं तो वहाँ से तुम लोग आराम से समझ पाओगे कि गामा होता क्या है। सो व्हाट कैन आई से, आई कैन राइट W इज समथिंग लाइक दिस। सो दैट इज NR P1V1, राइट। तो क्यों ना मॉडिफाई किया जाए इक्वेशन को। सो दिस इज NRT1 माइनस NRT2 अपॉन गामा माइनस 1। सो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, ऑब्वियसली NR कॉमन आएगा। सो आई कैन टेक NR कॉमन, व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। समझ रहे हो मैंने क्या किया है, कैसे किया है? फिर से बता रहा हूँ, ये जो गामा होता है, दिस गामा is what we call as adiabatic constant, and we write this as Cp divided by Cv। Cp क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। Cv क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट volume। and what is specific heat, it is the amount of heat required to increase the temperature of the system by 1 डिग्री सेल्सियस। अगर यही प्रोसेस तुम लोग कांस्टेंट प्रेशर में करोगे तो उसको बोलते हैं Cp, दैट इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर यही प्रोसेस तुम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम लेके करोगे तो उसको हम बोलते हैं Cv, दैट इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आई होप तुम्हें ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंडेबल है। This is gamma, which is what we call as adiabatic constant। तो ये 4 प्रोसेस है जो इम्पोर्टेंट मैंने तुमको बताए। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोसेसेस। ओके, याद रखने की कोशिश करना ये डिफरेंट प्रोसेसेस को। एक और होता है जिसको हम बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। बट पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में कैसे होता है, आई टेल यू व्हाट एग्जैक्टली पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इज। क्यों ना इसका इंट्रोडक्शन जस्ट कर लो ताकि तुम्हें आगे जाके कुछ डिफ़िकल्टी ना आए। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में ना ये जो प्रोसेस है ना वो एक सिंपल सा लॉ फॉलो करती है। ये प्रोसेस क्या बोलती है, PV⁴n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या बोलो प्रोसेस, PV⁴n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसके अंदर जो n होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। अभी विजुअलाइज करो, कोई भी चीज़ अगर कांस्टेंट है व्हाट डज इट मीन, उसका मतलब एक ही होता है ना कि हम लोग दोनों साइड पे या फिर 2 पॉइंट पे वही चीज़ को सेम बोल सकते हैं। दैट मीन्स इसी चीज़ को आई कैन राइट इट एज P1V1⁴n इज इक्वल टू P2V2⁴n। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ना n के डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करने वाला हूँ आपके लिए। तो पहली जो वैल्यू मैं पुट करने वाला हूँ n की वो होगी 0। ओके, लेट्स पुट लेट n विल बी इक्वल टू 0। अगर मैंने n इक्वल टू 0 पुट किया तो मुझे PV⁴ क्या मतलब n के जगह 0 आएगा ना। सो PV⁴n के जगह क्या आएगा, PV⁴ विच शुड बी इक्वल टू
constant. But what is anything raised to 0? Anything raised to 0 is 1, so we get p into 1 is equal to constant. और क्या मिला तुम लोग को? प्रेशर कांस्टेंट कौन से टाइप के प्रोसेस में होता है रे? बराबर, ये होता है आइसोबेरिक में. देखो खाली एन का कमाल देखो, तुम लोग एन का वैल्यू पुट करके अलग अलग चीज़ें ले सकते हो. अभी यही चीज़ अगर मैं कुछ इस तरह से पुट करूँ, फॉर एग्जांपल सेकेंड केस के लिए, वाई डोंट आई पुट एन का वैल्यू एज 1. सो लेट्स से एन इज इक्वल टू 1 है. तो अभी अपना इक्वेशन देखो कैसे मॉडिफाई हो जाता है. मुझे मिलेगा पी वी रेस टू 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. बराबर ना? सो आई कैन से ना कि पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो मतलब P वो साइड लेके जा सकता हो, देन आई कैन से P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाई V, या फिर डायरेक्टली आई कैन से दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. अरे इजंट इट बॉयल्स लॉ? बट बॉयल्स लॉ कब एग्जिस्ट होता है? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो ना. ये कब एग्जिस्ट होता है? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. और टेम्परेचर कांस्टेंट होने वाला कौन सा लॉ होता है? वी कॉल दैट एज आइसोथर्मल. मिला ना, आइसोथर्मल प्रोसेस. इंटरेस्टिंगली अगर मैं n का एक स्पेसिफिक वैल्यू पुट करूँ, अगर समझो n का वैल्यू गैमा हो जाए, सो लेट्स से लेट n इज इक्वल टू गैमा, और गैमा का वैल्यू कितना लेना है? 1.4. मतलब 1.4 ही नहीं, ज़रूरी नहीं होता. 1.4 होता है डायटोमिक के लिए. मैंने ऑलरेडी बोला है तुम लोग को, रिजिड डायटोमिक के लिए. मोनो एटोमिक के लिए 1.67 होता है. अलग अलग वैल्यूज़ अवेलेबल होते हैं. तो क्यों ना हम लोग ये 1.4 अपने कैलकुलेशन से ही हटा दे, ताकि हम लोग इन जनरल सोच सके. सो अगर समझो n का वैल्यू होता है गामा. n का वैल्यू क्या होता है? गामा. तो अपना इक्वेशन देखो कैसे मॉडिफाई हो जाएगा. अपना इक्वेशन हो जाएगा पी वी रेस टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. और ये जो चीज़ है ना, गामा आया मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आया ना. सो हमें मिलता है P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा. और ये जो प्रोसेस होता है, हम इस प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस. मतलब हर प्रोसेस का कुछ ना कुछ नया रूल है. हर प्रोसेस अपने हिसाब से चलता है. आई होप तुम्हें ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही है. जस्ट गिव मी अ मिनट, आई हैव टू फाइंड न्यू फॉर्मूलाज फॉर यू. Yeah, got them. So apart from that P1 V1 रेस टू गैमा, P2 V2 रेस टू गैमा, या फिर सिंपली लैंग्वेज में बोला जाए तो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस को छोड़ के हम लोग इसको टेम्परेचर वॉल्यूम के टर्म्स में भी डिनोट कर सकते हैं. एंड वो कैसे, वो देखो. ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें प्रूफ से आई है गाइस, ये रैंडमली नहीं आ रही है ये चीज़ें. दैट वुड बी TV रेस टू गामा माइनस 1 विल बी इक्वल टू कांस्टेंट. ये एक वे हुआ T एंड V के टर्म्स में. बट अगर P एंड T के टर्म्स में लिखना है तो वी गेट P1 माइनस गामा T गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. And that's how you get all the equation for adiabatic process. Now let us understand some different kind of process जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस. अच्छा, बट बिफोर रिवर्सिबल प्रोसेस आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली साइक्लिक प्रोसेस इज. Now to understand cyclic process, why don't I, okay, when did I copied it, never mind. To understand cyclic process I have to draw some PV diagram, right?
Okay, so I have just made two PV diagram. So let's say this is P, this is V, and let's say this is P, V. Basically I'm going to show you two different cycles. Okay, एक साइकिल कुछ इस तरह से है, ये A से लेके, A कौन बोले चलेगा, A से लेके B जाता है एंड देन B से लेके A जाता है. क्या ये साइकिल कंप्लीट कर रहा है? यस ऑब्वियसली. बट जब वो A से B जाता है वो डिफरेंट पाथ लेता है, और B से A जब आता है तो वो डिफरेंट पाथ लेता है. दिस इज़ अ साइकिल है गाइज, ये साइकिल है, याद रखना. जस्ट लाइक दैट एक और मैं डायग्राम बना देता हूँ तुम्हारे लिए. लेट्स से आई हैव दिस प्रोसेस 1 to 2, देन 2 to 3, then 3 to 4, and then 4 to 1. So basically you got one cycle for you. तो ये दोनों भी केसेस में हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सा नोट बोलने वाला हो, इंटरनल एनर्जी फॉर साइक्लिक प्रोसेस, internal energy for cyclic process is always constant. इंटरनल एनर्जी क्या होता है? कांस्टेंट. तो अगर मैं du लिखूँ दैट इज, फिर वही चीज़ हो जाएगी, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या आएगा? ज़ीरो. तो किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए du का वैल्यू हमेशा आता है ज़ीरो. अभी साइक्लिक प्रोसेस को यूज़ करके मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस. इरिवर्सिबल प्रोसेस तो ऑलमोस्ट एवरी प्रोसेस इज़ इरिवर्सिबल. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हर एक प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है. दैट मीन्स तुम लोग कुछ भी करो, तुम लोग सेम चीज़ें रिटर्न नहीं पा पाओगे. मतलब फॉर एग्जांपल अभी समझो मैं यहाँ से A to B जा रहा हूँ, देन जब मैं B to A जाता हूँ तो अभी तुम लोग बोलोगे सर ये तो रिवर्सिबल है. नो, इट इज़ नॉट ट्रूली रिवर्सिबल. क्योंकि ट्रूली रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? जो पाथ तुम लोगों ने A to B जाने के लिए लिया है वही पाथ अगर तुम लोग B to A जाने के लिए लेते तो उसको हम बोलते हैं ट्रूली रिवर्सिबल प्रोसेस. बट ऐसी कोई भी प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं होती. केमिस्ट्री में तुम लोगों ने सुना होगा कि रिवर्सिबल प्रोसेस, बट दीज आर जस्ट रिवर्सिबल प्रोसेस. या फिर हम लोग उनको रिवर्सिबल कंसिडर क्यों करते हैं? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो राइट टू लेफ्ट, जैसे यहाँ पे भी वही हो रहा है ना. अगर A to B जा रहे, B to A भी आ रहा है, बट सेम पाथ किधर हो रहा है? जब तक सेम पाथ नहीं होता तब तक उस प्रोसेस को तुम लोग ट्रूली रिवर्सिबल नहीं बोल सकते. समझ रहे हो? आई होप तुम लोग को समझ रहा है. मतलब इसमें एग्जांपल्स तो मैं देने के लिए बहुत दे सकता हूँ. फॉर एग्जांपल फ्यूजन ऑफ आइस है, देन वेपराइजेशन ऑफ वाटर है. ये प्रोसेस रिवर्सिबल है क्योंकि एक बार तुम लोगों ने वाटर से वेपर लिया, तुम लोग वेपर से फिर से वाटर कर सकते हो, या फिर आइस को मेल्ट करके वाटर कर सकते हो, वाटर से फिर से आइस कर सकते हो. देर इज़ नो प्रॉब्लम अबाउट डैट. बट जो पार्टिकल पहले आइस में थे, मतलब पहले आइस के पार्टिकल समझो ऐसे थे, वही पार्टिकल सेम दूसरी बार आइस में नहीं रहेंगे. अभी पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो जाएगा. सो तुम इस प्रोसेस को रिवर्सिबल नहीं बोल सकते. आई होप तुम्हें ये एक और चीज़ समझी. तो फिर ऐसा भी है क्या कि ऐसी कोई प्रोसेस है जो ट्रूली रिवर्सिबल है? ट्रूली या मतलब एक्चुअल में रिवर्सिबल है. हाँ, देर इज़ वन काइंड ऑफ प्रोसेस व्हाट वी कॉल एज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. ध्यान से नाम सुनो, प्रोसेस का क्या बोला मैंने? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. इसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है पता है? ये जो प्रोसेस होती है ना वो वेरी 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 स्लो होती है. मतलब 3 वेरी लगाया, अगर चाहिए तो चौथा भी लगाओ, बट इतना स्लो ये प्रोसेस होता है. तो स्लो होने के बाद ये रिवर्सिबल कैसे हो जाएगी? इट इज़ वेरी क्लोज टू द रिवर्सिबल प्रोसेस. वेरी क्लोज बोला, इट इज़ वेरी क्लोज टू ट्रू रिवर्सिबल प्रोसेस. वेरी क्लोज बोल रहा हूँ, अभी भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये ट्रूली रिवर्सिबल प्रोसेस है. मतलब है वो तो आइडियल कंसेप्ट है, ट्रूली रिवर्सिबल प्रोसेस.
अभी क्वासी स्टैटिक को अंडरस्टैंड करने के लिए क्यों ना हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। समझो कि तुम्हें जाना है अंधेरी टू कांदिवली। पहला वे है कि तुम डायरेक्ट ओला करोगे, ओला एकदम फास्ट जाएगा, तुम्हें अंधेरी से कांदिवली पहुंचा देगा। अभी तुम्हें कांदिवली जाके अंधेरी फिर रिटर्न आना है एंड यू आर लाइक, तुम लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हो, तो क्या तुम जब नेक्स्ट टाइम ओला लोगे तो ये ओला सेम पाथ पिक करेगी, या फिर अगर तुमको चलने के लिए बोलेगा, आने के लिए बोलेगा कि यहाँ से अभी कांदिवली से अंधेरी आओ, अंधेरी से कांदिवली तो आ गए, अभी कांदिवली से अंधेरी आओ, क्या तुम सेम फुट स्टेप फॉलो करके आ सकते हो? बिल्कुल नहीं। बट अगर यही चीज़ समझो तुम धीरे धीरे चल चल के कांदिवली टू अंधेरी या फिर अंधेरी टू कांदिवली जा रहे हो, देन तुम आजू बाजू की दुकानें देखते जाते हो ना, कि हाँ राइट साइड में वड़ा पाव का गाड़ी है, आकाश का जंबो वड़ा पाव, देन लेफ्ट साइड पे हाँ यहाँ पे चाइनीज़ वाला है, यहाँ पे फ्रैंकी वाला है, यार ये घर बैठे बैठे खाने की चीज़ें बहुत याद आती है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे माइंड में स्टोर होती है एंड जब तुम रिटर्न आओगे तो तुमको याद रहेगा कि मैं जब आ रहा था तो मैंने राइट मारा था, तो अभी ये लोकेशन से मुझे लेफ्ट मारना है। तो जब प्रोसेस वेरी स्लो होती है तो उसको एग्जैक्ट सेम पाथ कैरी करने के लिए ईज पड़ता है एंड इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ओके, आई होप तुम्हें ये चीज़ें समझ रही है। लेट्स एंड अवर थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लेक्चर। ओके, now in our second lecture we'll be talking about second law of thermodynamics, third law of thermodynamics and introduction of heat